एडमिरल ब्लैक आर्म ज़ेफायर को भी एक बार समुद्री लुटेरों से नुकसान का सामना करना पड़ा था। नौसेना इन संभावित उत्तराधिकारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता क्यों नहीं दे सकती? यह समझना जरूरी है कि अगर इन उत्तराधिकारियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो इसका मतलब एडमिरलशिप की निरंतरता में व्यवधान होगा, जिससे नेतृत्व में एक अस्वीकार्य अंतर पैदा होगा। इसके अलावा पीच रैबिट की प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि को देखते हुए यदि इस बार उसकी भागीदारी के कारण कुछ गलत हो जाता है तो सेनगोकू को जिम्मेदारी उठानी होगी और कमांडर इन चीफ कांग को समझाना चुनौतीपूर्ण होगा। हालांकि सेनगोकू के पास और कोई चारा नहीं था। एडमिरल आओकीजी और किजारू पहले ही नई दुनिया के लिए रवाना हो चुके हैं। नौसेना मुख्यालय में एडमिरल स्तर की ताकत रखने वालों में ऐसा लगता है कि केवल वह ग्रैप और त्सुरु ही बचे हैं। सेनगोकू व्यक्तिगत रूप से भाग नहीं ले सकता और त्सुरु को व्हाइटबर्ड समुद्री डाकुओं के खिलाफ युद्ध की योजना बनाने में शामिल होना होगा। हालांकि वह गोपाल को यह काम सौंपने से हिचकिचा रहा है क्योंकि वह ईशान से परिचित है और मंकी डी ललित का दादा है। अगर सेनगोकू गोपाल को भेजता तो परिणाम अप्रत्याशित होता। इसलिए सेनगोकू के पास त्सुरु से कर्मियों को उधार लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कुछ ही देर बाद नौसेना मुख्यालय के अर्धचंद्राकार बंदरगाह से 5 युद्धपोत रवाना हुए। सैनिकों से लदे ये युद्धपोत बंदरगाह से बाहर निकलकर विश्व सरकार द्वारा निर्धारित समुद्री मार्ग में प्रवेश कर गए। फिर वे इंपेल डाउन की ओर बढ़े। जबकि मरीन मुख्यालय प्रतिक्रिया तैयार कर रहा था, ईशान और उसका समूह इंपेल डाउन के भीतर अथक प्रगति कर रहा था। जेल के तीसरे स्तर पर भुखमरी नरक में नए जेलर गार्ड दिखाई दिए, एक राक्षसी प्राणी जिसे मिनोटॉरस के नाम से जाना जाता है। कहने की जरूरत नहीं कि मिनोटॉरस एक शैतानी फल खाने वाला है जिसने बैल फल खाकर गोजातीय रूप धारण कर लिया था। जब ईशान के साथ आए कैदियों ने इस मूर्ख से दिखने वाले आदमी को देखा जिसके चेहरे से नाक बह रही थी, तो वे ईशान के सामने दिखावा करने के लिए दौड़ पड़े। हालांकि उन्हें तुरंत एक बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि यह जेलर जानवर एक शैतान फल जागृत उपयोगकर्ता निकला। इसके अलावा यह जोआन प्रकार का एक जागृत उपयोगकर्ता था। भागते हुए कैदियों का सामना करते हुए इस मूर्ख गाय ने अपने हाथ में कांटेदार डंडे को अविश्वसनीय गति से घुमाया और एक बड़े क्षेत्र में फैल गई। इस हमले की अकल्पनीय शक्ति और गति के कारण हमलावर कैदियों के बीच खून की बारिश हो गई। कई कैदी जिन्हें सीधे गोली लगी हड्डियों के टुकड़े टुकड़े होकर वहीं मर गए। इस मानवगाय जैसे प्राणी के हाथ में नुकीला डंडा एक जानलेवा हथियार था। एक जेलर होने के नाते उसका कर्तव्य कैदियों को वश में करना था और जाहिर है इंपेल डाउन में कोई भी जेलर इन कैदियों को इंसान नहीं समझता था। उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के फांसी दे दी जाती थी। दया दिखाने का कोई विचार ही नहीं था। कैदी आगे बढ़े लेकिन हार गए और 1 दर्जन से ज्यादा कैदी तुरंत मारे गए। कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए जिससे वे डर गए। वे घबराकर तितर-बितर हो गए और भाग गए। यह स्थिति देखकर ललित और बाकी लोगों ने भी कार्रवाई की। सेकंड गियर चालू करते हुए ललित ने अपनी मुट्ठियां खींची और मिनोटॉरस के चेहरे पर बेरहमी से वार किया। फिर संजय और बेंथम ने आगे और पीछे से एक साथ हमला करते हुए जोरदार लातें बरसाईं। तीनों ने मिलकर मिनोटॉरस को जमीन पर गिरा दिया। नैना भी युद्ध में शामिल हो गई। मिनोटॉरस को गिरता देख उसने अपने क्लाइमाटैक्ट से बिजली का एक बोल्ट बुलाया और उस पर अंतिम प्रहार किया। बिजली की चपेट में आकर मिनोटॉरस झुलस गया। उसका शरीर जले हुए काले रंग से ढक गया और नीला धुआं निकलने लगा। लेकिन सबको हैरानी हुई जब वह जीव तेजी से उठा और खड़ा हो गया और अपने हाथ में कांटेदार डंडा उठाकर संजय की ओर तान दिया।
संजय ने इस वार से बचने के लिए तुरंत छलांग लगा दी। मिनोटॉरस के नुकीले डंडे से जमीन चकनाचूर हो गई और मलबा उड़ गया। धूल के बादल में जोरो की आकृति प्रकट हुई। 3 तलवारें पकड़े हुए वह तुरंत मिनोटॉरस के पीछे चला गया और उसके शरीर पर तलवारों के 3 निशान छोड़ गया। अरे ये क्या हो रहा है? हालांकि मिनोटॉरस को ब्लेड से चीरने का एहसास किसी मोटे टायर को चीरने जैसा था, जिससे जोरो बेचैन हो गया। तलवार का जबरदस्त प्रतिरोध साफ दिखाई दे रहा था। जोरो ने पलटकर देखा कि मिनोटॉरस के शरीर पर तलवार के 3 निशान गहरे नहीं थे और खून भी बहुत कम बह रहा था। इसके अलावा ये तीनों घाव नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से ठीक हो रहे थे। एक जागृत जुआन शैतान फल उपयोगकर्ता होने के नाते मिनोटॉरस में अद्भुत शारीरिक क्षमताएं थीं, जिसके परिणामस्वरूप उसमें अकल्पनीय पुनर्योजी शक्ति थी। वह एक अविनाशी तिलचट्टे की तरह था। घायल होने पर भी वह तुरंत अपनी युद्ध क्षमताएं पुनः प्राप्त कर लेता था। इस स्थिति को देखते हुए ब्रुक और साइबॉर्ग फरहान तुरंत लड़ाई में शामिल हो गए और समूह ने मिनोटॉरस पर हमला करना शुरू कर दिया। उसे फिर से गिराने के बाद सभी की सांस फूल रही थी। तीसरे स्तर के नर्क में असहनीय उच्च तापमान जेल के चौथे स्तर पर एक विशाल मैग्मा कुंड के कारण था। वहां से फैलती गर्मी के कारण ऐसे वातावरण में लड़ाई अक्सर काफी शारीरिक थकावट का कारण बनती थी। ललित और अन्य लोगों में आराम के संकेत देखकर ईशान उन्हें याद दिलाने से खुद को नहीं रोक सका, सावधान रहो, वह जल्दी ठीक हो जाएगा। क्या? जोरो के माथे से पसीना टपक पड़ा और यह सुनकर वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका और बोला, इतनी गंभीर चोटों के बाद भी वह खड़ा हो सकता है। इसलिए ईशान को उन्हें शैतान फल जागृति की अवधारणा समझानी पड़ी। जैसे ही ईशान ने बोलना समाप्त किया, मिनोटॉरस की उंगलियां फिर से चलने लगीं। यह दृश्य देखकर जोरो और बाकी लोगों ने गिरे हुए मिनोटॉरस पर फिर से मुक्के और लाते बरसाना शुरू कर दिया। फरहान तो मिनोटॉरस पर सवार होकर उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का भी मारा। इस जबरदस्त बल से जमीन मकड़ी के जाले की तरह फट गई। आखिरकार इस बार मिनोटॉरस बेहोश हो गया। ऐसा लग रहा था कि अगर उसे होश भी आया तो उसे आने में काफी वक्त लगेगा। हांफते हुए ललित जीभ बाहर निकाले थोड़ा मुरझाया हुआ सा खड़ा हुआ। बहुत गर्मी है संजय, मुझे ठंडा पेय चाहिए। अभी नहीं, पसीने से भीगे संजय ने जवाब दिया। मिनोटॉरस को संभालकर कैदी तीसरी मंजिल पर मौजूद कैदियों को छुड़ाने के लिए दौड़े। इसी बीच ईशान चौथी मंजिल की ओर जाने वाली लिफ्ट के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया और सोच में डूबा हुआ दरवाजे की ओर देख रहा था। क्या हुआ? जोरो ने जिज्ञासा से पूछा। हम अब चौथे तल पर जा रहे हैं, ईशान ने कहा। वार्डन का कार्यालय वहीं है ना? जैसे ही ईशान ने इस शब्द का उल्लेख किया, अपने साथियों को रिहा करने वाले कैदी अनायास ही सख्त हो गए और पूरा स्थान अचानक एक भयानक सन्नाटे में डूब गया। हाँ, ऐसा लगता है कि नीचे मैगलन का कार्यालय है। थोड़ी देर बाद एक कैदी धीमी आवाज में बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सका। अरे नहीं, यह तो बुरा है। कैदियों को आखिरकार होश आया, लेकिन अचानक हंगामा मच गया। कई समुद्री डाकू तो ईशान के सामने हतप्रभ खड़े होकर कहने लगे, भगवान ईशान, हम यहीं रुक जाएं तो कैसा रहेगा? आगे जाकर हमारा सामना मैगलन से जरूर होगा। इम्पेल डाउन का सबसे ताकतवर आदमी मैगेलन, जहरजहर फल का प्रयोग करने वाला, इम्पेल डाउन का सर्वोच्च अधिकारी, विश्व सरकार का विश्वसनीय। पिछले 20 सालों में उसकी निगरानी में इम्पेल डाउन से कोई भी भाग नहीं पाया है। वह इम्पेल डाउन के सभी कैदियों के लिए एक बुरा सपना है।
उसका नाम सुनते ही कैदियों के हाव भाव अचानक बदल जाते हैं और वे अचानक बोल नहीं पाते। लेकिन ये कैसा मजाक है? यहाँ रुको का क्या मतलब है? ईशान ने अपने सामने खड़े कैदियों को ठंडी निगाहों से देखा। जब उसने उन्हें घूर कर देखा और डर के मारे उनके सिर नीचे कर दिए, तभी ईशान ने घुरघुराहट भरी और लिफ्ट का दरवाजा धक्का देकर अंदर चला गया। इतनी दूर आने के बाद क्या अब भी कोई रास्ता बचा था? लेवल 4 पर स्थित धधकते नरक में मैगलन बड़ी संख्या में गार्डों का नेतृत्व करते हुए लिफ्ट के बाहर प्रतीक्षा कर रहा था। मैगलन काफी लंबा चौड़ा आदमी था और उसकी शक्ल किसी राक्षसी शैतान जैसी लग रही थी, न कि जब ईशान ने आग के पंख फैलाए थे। उसके न सिर्फ नुकीले दांत थे, बल्कि उसके सिर पर सींगों का एक जोड़ा भी था और उसकी पीठ पर सजावटी राक्षसी पंख जैसे कुछ दिखाई दे रहे थे, जिससे उसकी नस्ल का पता लगाना नामुमकिन था। जहर फल के सेवन से मैगलन के शरीर में जानलेवा जहर भर गया था। सांस लेने या आह भरने से भी जहरीली गैस निकल सकती थी। इसलिए उसके मातहत भी उसके ज्यादा करीब आने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। मैगेलन को अपने अधीनस्थों से रिपोर्ट मिली थी जब ईशान और अन्य लोगों ने इम्पेल डाउन पर आक्रमण किया था। हालांकि मैगेलन शायद अपनी शैतानी फल क्षमता के कारण जहरीला खाना खाने का आनंद ले रहा था। दुर्भाग्य से इन जहरीले खाद्य पदार्थों की प्रतिक्रिया जब वह खाता था तो उसके अपने घातक जहर के साथ मिलकर उसे पेट की समस्याएं पैदा कर देती थी। दिन के 24 घंटों में मैगलन 8 घंटे सोने में, 10 घंटे लगातार पेट की समस्याओं से जूझने और शौचालय जाने में बिताता था और असल काम के लिए सिर्फ 4 घंटे ही बचते थे। इसलिए अगर उसके मातहत उसे घुसपैठियों की तुरंत सूचना भी दे देते तो भी वह शौचालय में ही रहता था। अभी भी वह हाल ही में बाथरूम से बाहर आया था। हालांकि लगभग 20 मिनट पहले मैगलन को बाथरूम में ही मरीन मुख्यालय के फ्लीट एडमिरल सेनगोकू का फोन आया। सेनगोकू ने उसे बताया कि वाइस एडमिरल गियोन को उसकी मदद के लिए भेजा गया है। मैगलन का काम था कि पीच रैबिट के आने तक ईशान को यथासंभव देर तक रोके रखा जाए। लक्ष्य था ईशान को जयदेव और मगरमच्छ को बचाने से यथासंभव देर तक रोकना। यदि वे वाइस एडमिरल पीच रैबिट के आने तक डटे रहे तो मैगलन और गियोन की संयुक्त शक्ति के साथ वे ईशान के जेल हमलावरों के समूह को दबाने में सक्षम हो जाएंगे। वार्डन होने के नाते मैगलन में जिम्मेदारी का गहरा एहसास था। इम्पेल डाउन उसका इलाका था। अब जब कोई उसके दरवाजे पर आ गया था तो वह कैसे बेपरवाह रह सकता था। इसलिए शौचालय से बाहर आकर उसने जल्दी से अपनी सेना इकट्ठा की और काले ड्रैगन शिचिबुकाई ईशान का गर्मजोशी से स्वागत करने की तैयारी की। लिफ्ट चल रही है, एक गार्ड अचानक चिल्लाया। तो अगले ही पल लिफ्ट के चारों ओर खड़े सभी गार्डों ने अपने हथियार उठा लिए और घबराहट में लिफ्ट के दरवाजों पर निशाना साध दिया। जब लिफ्ट रुकी और दरवाजे धीरे धीरे खुले तो अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा, गोली चलाओ। अगले ही पल पहले से ही घबराए हुए सभी गार्डों ने तुरंत ट्रिगर दबा दिया। एक क्षण में गोलीबारी शुरू हो गई। लिफ्ट की ओर अनगिनत गोलियां चलाई गईं। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे खुले, जेल प्रहरियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। हालांकि उनकी गोलियां और गोले एक चिकनी सफेद दीवार से टकराए। यह मिस्टर 3 की क्षमता से बनी एक मोम की ढाल थी, एक बहुत बड़ी और मोटी। यह एक साथ सख्त और मुलायम थी, जिससे बेहतरीन गद्दी मिलती थी। हैरानी की बात यह थी कि गोलियां और गोले मोम की ढाल को भेद नहीं पाए, वे सब अंदर ही फंस गए। असल में ललित अपनी रबर की क्षमता का इस्तेमाल करके इन गोलियों को रोकना चाहता था, लेकिन ईशान इसके लिए राजी नहीं हुआ। उसे पता था कि इम्पेल डाउन में डेविल फ्रूट इस्तेमाल करने वालों से निपटने के लिए सीस्टोन की गोलियां लगी हुई थीं।
हालांकि उनकी संख्या ज्यादा नहीं थी, लेकिन कौन जानता था कि मैगलन की संगठित सेना के पास ऐसे हथियार होंगे भी या नहीं। अगर होते तो गोलियों से बचाव के लिए ललित का ढाल बनकर खुद को दुश्मन के हवाले कर देना होता। सौभाग्य से ईशान द्वारा लाए गए लोगों में मिस्टर 3 भी थे। डेविल फ्रूट उपयोगकर्ताओं की क्षमताएं काफी प्रभावी हो सकती हैं यदि उनका सही जगह पर उपयोग किया जाए। घबराहट के कारण कई गार्डों ने एक के बाद एक कई गोलियां चलाईं। हालांकि जब उन्हें एहसास हुआ कि सब बेकार है तो उन्होंने धीरे धीरे गोलियां चलाना बंद कर दिया। तभी लिफ्ट के दरवाजे पर लगी मोम की ढाल अचानक टूटकर गिर पड़ी। तभी एक काली वस्तु सीटी की आवाज के साथ लिफ्ट से बाहर उड़ी। यह एक भारी भरकम भेड़िए के नुकीले डंडे जैसा था जो घूमता और सीटी बजाता हुआ सीधे रक्षक बलों की टुकड़ी पर जा गिरा। इस भेड़िए के नुकीले डंडे की अचानकता ने कई लोगों को चौंका दिया और उन्हें सीधे उड़ा दिया। कुछ देर तक इंपेल डाउन के गार्ड दुख में विलाप करते रहे। हे माफ करना, मेरा हाथ फिसल गया। भारी मेकअप वाली आकर्षक और सुडौल महिला लिफ्ट से बाहर निकली। बेशक वह अलविदा ही थी। हालांकि उसने मुंह से माफी मांगी, लेकिन उसके चेहरे से अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। वाह, कितनी सुंदर! इस महिला को देखकर कई गार्ड मोहित हुए बिना नहीं रह सके। अलविदा को ऐसे नज़ारे पसंद थे और वह अपने बालों को झटकने से खुद को रोक नहीं पाई। हालांकि जैसे ही लोग एक के बाद एक लिफ्ट से बाहर आए, गार्ड खुद को यह कहते हुए नहीं रोक सके, एक और भी सुंदर व्यक्ति आया है। कहने की जरूरत नहीं कि उन्हें जो दिख रहा था वो नैना ही थी। इस वक्त नैना ने अभी भी भावना हैनकॉक के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसके सिर का विग उतर चुका था, जिससे उसके नारंगी बाल दिखाई दे रहे थे। अलविदा गार्डों के रवैये से क्रोधित हो गए और खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने पास के एक कैदी से दोधारी कुल्हाड़ी छीन ली और उसे भीड़ की ओर घुमा दिया। उसका स्लिप फ्रूट शून्य घर्षण के लिए जाना जाता था, इसलिए कम से कम प्रयास में भी वह आसानी से एक भारी हथियार फेंक सकती थी। और हाँ, वह खुद पहले से ही एक शक्तिशाली हथियार थी। हालांकि दूसरी बार उसने जो कुल्हाड़ी फेंकी, उसे मुक्के से आसानी से दूर कर दिया गया। मैगलन ने कार्रवाई शुरू की। कुल्हाड़ी को गिराने के बाद वह पहरेदारों पर चिल्लाए बिना नहीं रह सका, मूर्खों, वे दुश्मन हैं। क्या सोच रहे हो? इतना इतना लंबा। मैगलन के विशालकाय आकार को देखकर ललित और अन्य लोग उसकी ओर देखे बिना नहीं रह सके। कैदी, खासकर मैगलन को देखकर, और भी ज्यादा डरे हुए लग रहे थे। उनके पैर कांप रहे थे, लेकिन क्योंकि ईशान मौजूद था, उन्हें दांत पीसकर सहना पड़ा। जहां तक ईशान की बात है, लिफ्ट से बाहर आने के बाद वह अपने कपड़े उतारने में व्यस्त हो गया था। इतनी गर्मी, इतनी गर्मी! मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ईशान ने 3 तेज चालों में अपना मरीन वाइस एडमिरल कोट उतार दिया, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह भट्टी में हो। स्तर 4 का यह धधकता नर्क स्तर 3 के भुखमरी नर्क से ज्यादा गर्म था, क्योंकि स्तर 3 में गर्मी कम से कम ऊपर की ओर ही विकीर्ण हो रही थी। हालांकि स्तर 4 में वे मैग्मा के एक कुंड के ठीक ऊपर थे। लिफ्ट से बाहर आकर ईशान और बाकी लोग मैग्मा कुंड के ऊपर बने एक चौड़े पुल पर थे। इस जगह पर गर्मी का एहसास और भी ज्यादा प्रत्यक्ष था। हालांकि ईशान अग्नि का प्रयोग करता है और ब्लैक ड्रैगन वेव की ऊष्मा इस मैग्मा से ज्यादा थी, लेकिन समस्या यह थी कि दोनों बिल्कुल अलग थे। ब्लैक ड्रैगन वेव ईशान की अपनी क्षमता थी और इसका उस पर ज्यादा असर नहीं हुआ। हालांकि इस मैग्मा कुंड ने पूरे वातावरण को प्रभावित किया। सिर्फ ईशान ही नहीं, बल्कि बाकी सभी लोग जो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, वे भी यही कर रहे थे। जैसे नैना।
उसने भावना हैनकॉक के कपड़े उतार फेंके, जिससे उसकी बिकिनी और थाई हाई शॉर्ट्स दिखाई देने लगीं। कपड़े उतारते हुए संजय और ब्रुक ने तुरंत ही कामुकता से घूरते हुए ओह की आवाजें निकालीं। हालांकि इस हरकत के लिए नैना ने उन्हें जोरदार तरीके से दबाया और दोनों के सिर पर जोरदार मुक्का मारा। लक्ष्य का अधीनस्थ बेपो भी नजर घुमाए बिना नहीं रह सका। नैना ने उसे देखा तो उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, भालू भी मेरी तरफ देखने की हिम्मत कर सकता है। बेपो तुरंत चौंक गया। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और बोला, माफ करना। यह देखकर ईशान ने जल्दी से अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया, ऐसा दिखावा करते हुए जैसे कुछ हुआ ही न हो, और अपनी जेब से भालू के कान जैसी टोपी निकालकर पहन ली। अपने जाने पहचाने कपड़ों में वापस आकर ईशान को थोड़ा आराम महसूस हुआ। हालांकि अभी भी गर्मी थी, उसके पास कोई चारा नहीं था। उसे भालू के कान वाली टोपी पहननी ही पड़ी। तुम सच में ब्लैक ड्रैगन शिचिबुकाई हो, ईशान? मैगलन ने ईशान की ओर देखा और टोपी पहचान ली। मैगेलन, जेल वार्डन, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। ईशान ने तलवार की मूठ पकड़े हुए सिर उठाया। लेकिन तुमने यहां लोगों को लाकर मेरा रास्ता रोक दिया है। बेवकूफी, ये मेरा इलाका है। मैगलन ने जमीन की ओर इशारा किया। उसकी उंगली से गहरे बैंगनी रंग के तरल की एक बूंद जमीन पर गिरी, जिससे एक सिहरन जैसी आवाज आई। मुझे परवाह नहीं कि तुम शिचिबुकाई हो या नहीं। यहां मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत करो, मुझे बदतमीजी का इल्जाम मत दो। ईशान ने जमीन पर गिरे संक्षारक विष को देखा, जिससे धुआं निकल रहा था, और फिर मैगलन के शरीर पर उभरी तरल फिल्म पर नजर डाली। यह इस बात का संकेत था कि मैगलन कोई कार्रवाई करने वाला है। न सिर्फ ईशान के समूह को बल्कि रक्षक बलों को भी इसका एहसास हो गया। अगले ही पल वहां मौजूद पहरेदार अचानक घबरा गए। मैगलन के जहरीले जहर ने उसके मातहतों में भी डर पैदा कर दिया था। यह देखकर कि वह युद्ध में उतरने वाला है, वे भी प्रभावित होने के डर से घबरा गए और तुरंत तितर-बितर हो गए। कुछ पहरेदार चिल्लाते हुए भाग गए, वार्डन रुको, शुरू करने से पहले एक पल रुको। मगर मैगलन ने ध्यान नहीं दिया। उसने अचानक गहरी सांस ली और उसका पूरा पेट फूल गया। फैल जाओ, ईशान तुरंत चिल्लाया। ललित, जोरो, लक्ष्य और बाकी सभी को तुरंत स्थिति का एहसास हुआ और वे तेजी से ईशान से दूर चले गए। जहरीली ब्लोफिश। जैसे ही सभी लोग तितर-बितर हुए, मैगलन ने अचानक ईशान की स्थिति पर निशाना साधा और तेजी से कई गहरे बैंगनी रंग के विषैले बुलबुले उगल दिए। इन विषैले बुलबुलों की संख्या काफी बड़ी थी, लगभग 7 या 8, जो लगभग एक साथ ईशान पर हमला कर रहे थे तथा उसे हल्के से घेर रहे थे। ईशान ने सेनबोनजाकुरा को म्यान से बाहर निकाला और काली लपटें तुरंत पूरे ब्लेड पर फैल गईं। फिर ईशान हवा में उछला और सेनबोनजाकुरा ने उसके सामने काली लपटों का एक घेरा बना दिया। 100 शिकी ओनिया की। ईशान ने ही के पत्ते की काली राक्षसी ज्वाला का इस्तेमाल करके ईशान के पत्ते की अंतिम चाल चली। यह निश्चित रूप से एक नया प्रयास था। हालांकि ग्रैंडमास्टर स्तर के नेन अभ्यासी बनने के बाद ईशान को ऐसे प्रयास आसानी से करने लगे। लगभग उसी समय ईशान के ब्लेड की लपटों से सारे जहरीले बुलबुले उड़ गए। वे उसके शरीर के पास भी नहीं पहुंच सके। लेकिन अगले ही पल ईशान को एहसास हुआ कि उसने गलती कर दी है। हालांकि उसकी लपटों का जहरीले बुलबुलों पर चमत्कारी असर हुआ, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ये बुलबुले उसकी लपटों से भस्म नहीं होंगे, बल्कि तेज तापमान के कारण संपर्क में आते ही वे तुरंत वाष्पीकृत हो गए। परिणामस्वरूप विषैले बुलबुले तुरंत जहरीली गैस में बदल गए, जो ईशान के चारों ओर फैल गए। अरे नहीं!
ईशान को जहरीली गैस की सांस लेते ही चक्कर आ गया। उसने तुरंत ओरिहने के कार्ड का डबल हेवन रिटर्न शील्ड सक्रिय कर दिया और खुद को एक सुरक्षा कवच में ढक लिया। ढाल की प्रतिरोधक शक्ति ने ईशान के जहर के कारण होने वाले चक्कर को तुरंत दूर कर दिया। हालांकि ढाल केवल ईशान को ही ढक पाई। बैंगनी धुंध को चारों ओर फैलते देख ईशान ने तुरंत सबको चेतावनी दी, सावधान, गैस मास्क ले आओ। ईशान के निर्देश सुनकर सभी घबरा गए और जल्दी से ईशान के आदेश का पालन करते हुए मैगलन के दोनों ओर से भागने की कोशिश करने लगे। सौभाग्य से दूसरी तरफ गार्ड रूम था, जहां गैस मास्क जरूर उपलब्ध होंगे। ट्राफल्गर लक्ष्य भी उनमें से एक था, अपनी नाक ढके हुए आगे की ओर दौड़ रहा था। हालांकि कुछ समय में वह इस तरह के जहर से ठीक हो सकता था, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते उसके पास अपनी शैतानी फल की क्षमता में जहर को सीधे खत्म करने का कौशल नहीं था, इसलिए उसे गैस मास्क की जरूरत थी। चॉपर भी उसी स्थिति में था। हालांकि उसके बैग में कई दवाइयां थीं, लेकिन जैसे ही उसे गैस की गंध आई, उसे तुरंत न्यूरोटॉक्सिन की जटिलता का अंदाजा हो गया। यह एक जटिल जहर था और उसे इसका मारक तैयार करने में भी समय लगा। इसलिए लोगों के समूह ने मैगलन को दोनों तरफ से घेरकर आगे निकलने की कोशिश की। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अपने पास से गुजरने दूंगा, तुम छोटे कमीने? मैगलन का पूरा शरीर अब विषैली झिल्ली की एक मोटी परत से ढक गया था। जहर तेजी से उसकी पीठ पर जमा हो गया, जिससे 3 विष स्तंभ बन गए। फिर वे बाहर निकलकर और शाखाओं में बंट गए। जहर अजगर जैसे सिरों में बदल गया, जो दोनों तरफ झपट्टा मार रहे थे। हाइड्रा। ये जहरीले अजगर शिकारियों की तरह व्यवहार कर रहे थे, भागने की कोशिश करने वालों को काटने के लिए मुंह खोल रहे थे। कुछ कैदी जो जल्दी जल्दी भाग रहे थे, उन्हें अपनी जल्दबाजी की कीमत तुरंत चुकानी पड़ी। वे अचानक पकड़े गए। जहरीले अजगरों ने उनके शरीर को चीर डाला और उन्हें पूरी तरह से जहर से ढक दिया। आह! पीड़ित कैदी पीड़ा से चीखने लगे, जिससे एक अराजक कोरस बन गया। मैगलन का विष एक लकवाग्रस्त तंत्रिका विष था। यह न केवल लोगों की हिलने डुलने की क्षमता छीन लेता था, बल्कि उनकी तंत्रिका संवेदनाओं को भी तीव्र कर देता था, जिससे दर्द का एहसास और भी बढ़ जाता था। इसके अलावा अपनी प्रबल विषाक्तता के कारण इस विष में तीव्र संक्षारक गुण भी थे। त्वचा के संपर्क में आते ही यह असहनीय दर्द पैदा करता था। विष की प्रकृति के कारण यह दर्द कई गुना बढ़ जाता था, जिससे यह एक अद्वितीय यातना बन जाती थी। यह दृश्य पीड़ादायक चीखों से भरा हुआ था, और यहाँ तक कि मैगलन के पीछे खड़े कुछ गार्ड भी दुर्भाग्यवश जहर से भर गए और वे भी चीखों के कोरस में शामिल हो गए। जहरीले ड्रैगन को अपनी ओर आते देख ललित और बाकी लोग बचने के लिए तेजी से छलांग लगाने लगे। हालांकि चूंकि मैगलन ने इन जहरीले ड्रैगन को नियंत्रित किया था, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से उनका पीछा किया और छलांग लगाते हुए उनके समूह को निशाना बनाया। जैसे ही उन्होंने ड्रैगन को अपनी ओर आते देखा, उन्होंने तुरंत हवा में एक व्यक्ति की ओर अपना सिर उठाया। मोमबत्ती ढाल। श्रीमान 3 ने एक बार फिर हस्तक्षेप किया और अपने पैरों पर एक बड़ी ढाल बना ली। हालांकि यह ढाल केवल कुछ ही लोगों की रक्षा कर सकती थी, और जो लोग उसके आसपास नहीं थे, वे निहत्थे रह गए। जो लोग हवा में उछले, वे अपने शरीर को बेतहाशा घुमाते हुए पीछा कर रहे जहरीले ड्रैगन से बचने के लिए हवा में ही अपनी चाल चलने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि मैगलन के नियंत्रण में ड्रैगन अविश्वसनीय रूप से फुर्तीले थे, एक तरफ तो दूसरी तरफ हिल रहे थे। उनसे पूरी तरह बचना नामुमकिन सा लग रहा था। जब सभी को लगा कि अब उन्हें काट लिया जाएगा, तभी एक जबरदस्त उड़ता हुआ वार आया, जिसने सीधे मैगलन द्वारा बुलाए गए विषैले ड्रैगन के अड्डे को निशाना बनाया।
उड़ते हुए वार ने मैगलन के विष के स्रोत को तुरंत नष्ट कर दिया और अगले ही पल मैगलन ने विषैले ड्रैगन पर से अपना नियंत्रण खो दिया। ड्रैगन जमीन पर गिर पड़े और विष की अनगिनत बूंदों में बिखर गए जो चारों दिशाओं में बिखर गईं। इस स्थिति में कुछ बदकिस्मत लोग फिर भी जहर की चपेट में आ गए और उनकी चीखें गूंज उठीं। हालांकि पूरी तरह से जहर से लथपथ लोगों की तुलना में वे अपेक्षाकृत भाग्यशाली थे। संजय ने अपनी गांड पर जहर की एक बड़ी बूंद ले ली जो जमीन से उछलकर नैना पर गिरनी थी। वह उसे बचाने के लिए उसके सामने दौड़ा था, लेकिन इसकी कीमत उसकी पैंट में एक जहरीला छेद बनकर रह गई। संजय ने एक दर्दनाक और तेज चीख मारी। आ उस जगह से फैलती पीड़ा की अनुभूति ने संजय को ऐसा महसूस कराया जैसे उसका पूरा जीवन अंधकारमय हो गया हो, दुनिया काली और सफेद हो गई हो। उसे एक क्षणिक भ्रम भी हुआ कि वह नदी के किनारे खड़ा है और उसकी मां जैसा कोई व्यक्ति उस पार से उसे हाथ हिला रहा है। अपनी रक्षा करते समय संजय को घायल होते देख नैना घबरा गई और उसने संजय को जल्दी से पकड़ लिया, क्योंकि वह धीरे धीरे गिर रहा था। उसने बेचैनी से संजय के चेहरे पर थपथपाते हुए पुकारा, संजय, संजय, तुम ठीक तो हो? लेकिन जब संजय ने नैना की कोमल चोटियों को अपने ऊपर महसूस किया तो उसकी नाक से खून की दो धाराएं बहने लगीं। अचानक पूरी दुनिया अपने रंग में लौट आई। दूसरी तरफ अपनी मां को अलविदा कहते हुए संजय कांप उठा और नैना को अंगूठा दिखाते हुए बोला, नैना स्वान, जब तक तुम ठीक हो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वह वास्तव में यह कहना चाहता था, मैं बस यही चाहता हूं कि तुम मुझे हर समय इस तरह से पकड़े रहो। तुम इतने मूर्ख क्यों हो? नैना बोली, तुम मुझे बचाने के लिए क्यों दौड़े? मैं तुम्हारा रक्षक योद्धा हूं, नैना स्वान। संजय ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, यह मेरा कर्तव्य है। नहीं, मेरा मतलब है, मैं कहना चाहती थी कि अगर तुम मेरी रक्षा करने नहीं भी आते तो भी मैं खुद ही जहर से बच सकती थी, नैना ने शर्मिंदगी से कहा। संजय एक क्षण के लिए भयभीत हो गया, लेकिन फिर भी शुक्रिया। नैना ने उसका चेहरा पकड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा रुको, चॉपर अभी तुम्हारा इलाज करेगा। मुझे जल्दी करनी होगी। चॉपर, जो अब मानव रूप में था, संजय की सहायता के लिए दौड़ा और बोला, अगर जहर आंतों में चला गया तो अल्सर हो सकता है और यह बहुत बुरा होगा। प्रवेश करें। आंतों में अल्सर। ये शब्द सुनते ही एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ संजय, जो पहले से ही डरा हुआ था, उसे लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। लगभग चकनाचूर। संजय के लिए संरक्षक शूरवीर का मार्ग सचमुच चुनौतीपूर्ण और कठिन है। हवा का जबरदस्त प्रहार। फरहान ने उसी वक्त एक जोरदार हवा का झोंका छोड़ा, जिससे समूह के सामने का सारा जहर उड़ गया। स्ट्रॉ हैट पायरेट्स ने अब डरे हुए संजय को जल्दी से सहारा दिया और पुल के दूसरी तरफ दौड़ पड़े। इस समय मैगलन के पास अस्थायी रूप से उसके पास से भागते हुए लोगों से निपटने का कोई समय नहीं था, क्योंकि ईशान पहले ही चार्ज हो चुका था। यह जानने के बाद कि उसकी लपटें मैगलन के जहर को भाप बना सकती हैं, ईशान को आग का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतनी पड़ी। झरझर फल का इस्तेमाल करने वाला मैगलन वाकई बहुत परेशान करने वाला था, लेकिन वह यह भी जानता था कि मैगलन लोगिया उपयोग करता नहीं था, वह पैरामीसिया उपयोग करता था। दूसरे शब्दों में, मैगलन का विष उसके शरीर के भीतर ही उत्पन्न हुआ था और इसका मतलब यह नहीं था कि वह स्वयं विष था। उसका एक भौतिक रूप था। विषैले अजगर को काटने के बाद ईशान मैगलन की ओर दौड़ा और सीधा वार करने के लिए अपनी तलवार निकाली। हम्म, मूर्ख। ईशान की हरकत देखकर मैगलन खुद को रोक नहीं सका और एक उपहासपूर्ण मुस्कान प्रकट की।
इस समय मैगलन का पूरा शरीर चिपचिपे जहर से ढका हुआ था। जहर की यही परत उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा थी, और जो भी चीज उसे छूती उसे सबसे पहले इसी जहर की परत से नहलाना पड़ता था। दूसरे शब्दों में, मैगलन को नजदीकी लड़ाई से जरा भी डर नहीं था। उस पर हमला करने की कोशिश करने वाला कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि हथियार भी, सबसे पहले उसके जहर से दूषित हो जाता था। मैगलन के जहर में जबरदस्त संक्षारक गुण थे। यह पत्थर को भी पिघला सकता था, पतले स्टील के हथियारों की तो बात ही छोड़िए। अगर ईशान अपने हथियार से अलग होना नहीं चाहता था, तो ऐसा बेपरवाह हमला सरासर बेवकूफी थी। हालांकि इस बार मैगलन ने स्थिति को कम करके आका। जब ईशान का ब्लेड वार करने ही वाला था, तो उसने देखा कि ईशान की तलवार की धार अचानक काली और थोड़ी लाल हो गई। यानी आर्मामेंट हकी। यह तो बुरा है। मैगलन ने बेतहाशा बचने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश उसका विशाल आकार उसे बोझिल बना रहा था और वह ईशान के घातक हमले से बच नहीं सका। आर्मामेंट हकी की सुरक्षा में, ईशान बिना किसी हिचकिचाहट के मैगलन के विशैले शरीर पर वार कर सकता था। इस वार ने मैगलन की सतह पर मौजूद विष को भेद कर मैगलन के शरीर पर एक लंबा घाव बना दिया, इतनी गहराई में कि हड्डियां दिखाई दें। आ मैगलन खुद को रोक नहीं सका और चीखते हुए अपने घाव को ढकते हुए कुछ कदम पीछे हट गया। ईशान ने एक ही वार में सफलता पाई और तुरंत दूसरा वार करने की कोशिश की, लेकिन मैगलन ने तुरंत जवाब दिया। उसने 2 बार चबाया और एक कश के साथ पास आ रहे ईशान की ओर एक जहरीला बुलबुला थूक दिया। ईशान, जाहिर है, इतने जहरीले बुलबुले से नहीं टकराएगा। लेकिन जैसे ही वह बचने के लिए कूदने ही वाला था, कुछ अप्रत्याशित हुआ। जहरीला बुलबुला अपने आप फट गया, एक जोरदार धमाके के साथ। इतने नजदीक हुए विस्फोट से ईशान हवा में उछल गया और संतुलन पाने से पहले कई बार कलाबाजी करता रहा। अभी अभी जो जहरीला बुलबुला निकला था, वह मैगलन द्वारा पहले इस्तेमाल किया गया जहरीला ब्लोफिश नहीं था, वह एक जहरीली गैस बम था। ईशान ने गलती से थोड़ा सा सांस ले लिया, जिससे उसका गला घुट गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सौभाग्य से उसकी ट्विन सेक्रेड रिटर्न शील्ड उसे घेरे रही और लगातार उसे ठीक करती रही। थोड़ी सी बेचैनी के बाद ईशान जल्दी ही ठीक हो गया। दुर्भाग्य से रिटर्न शील्ड का उपचारात्मक प्रभाव ज्यादा से ज्यादा एक व्यक्ति पर ही लागू हो सकता था और एक से ज्यादा लोगों को कवर नहीं कर सकता था। वरना ईशान आसानी से सभी को मैगलन की जहरीली गैस से बचा सकता था। मैगलन ने ईशान के चारों ओर धुंधली रोशनी देखी, उसे शक हुआ कि शायद कुछ असामान्य है। ईशान को जहरीली गैस के बम से उड़ा देने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके पीछे ललित और बाकी लोग, जो पहले ही आगे बढ़ चुके थे, जेल के पहरेदारों से भिड़ गए। हालांकि उरूज ने अपनी शैतानी फल शक्तियों को सक्रिय कर लिया था, अपने शरीर को बड़ा कर लिया था और अपने विशाल पत्थर के स्तंभ को अग्रिम मोर्चे पर खड़ा कर लिया था। पहरेदारों का सामना करते हुए वह तबाही मचा रहा था। इन सुपरनोवा के सामने गार्डों की कोई सानी नहीं थी और उनकी सुरक्षा को भेदना केवल समय की बात थी। अगर वे गैस मास्क हासिल करने में कामयाब हो गए तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी, मैगलन ने मन ही मन सोचा। अचानक उसने एक गहरी सांस ली और जैसे ही ईशान पीछे की ओर बढ़ा, उसने अपनी ओर एक विशाल बैंगनी धुंध छोड़ी। विष बादल। मैगलन द्वारा छोड़ा गया यह विष बादल अभूतपूर्व रूप से विशाल था। ईशान को घेरने के बाद यह चारों दिशाओं में फैलता चला गया। इंपेल डाउन को मैगलन का गढ़ बनाने का कारण इसकी लगभग वायुरोधी संरचना थी। इंपेल डाउन के अंदर चौथी मंजिल पर होने और उचित वेंटिलेशन न होने के कारण मैगलन की जहरीली गैस अपना अधिकतम प्रभाव दिखा सकती थी।
परिणामस्वरूप विष का बादल तेजी से पूरे चौथे तल में फैल गया, जिससे ललित और अन्य लोग भी प्रभावित हुए जो रक्षकों से युद्ध कर रहे थे। हालांकि उस क्षेत्र में मैगलन के अपने अधीनस्थ थे, फिर भी उसने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। मैगलन एक समर्पित व्यक्ति था और उसका कर्तव्य इन आक्रमणकारियों को रोकना और पकड़ना था। चाहे इसके लिए उसके कुछ अधीनस्थों को भी फंसाना पड़े, वह हिचकिचाएगा नहीं। क्या? यह क्या है? युद्ध के बीच में मौजूद लोग तेजी से सांस ले रहे थे और अनजाने में उन्होंने काफी जहरीली गैस अंदर ले ली। जब तक उन्हें कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोगों ने अचानक महसूस किया कि उनके आसपास के लोग मायावी और धुंधले होते जा रहे हैं। कुछ बड़े होते गए, कुछ छोटे। कुछ तो अपने आसपास के साथियों को दुश्मन समझकर उन पर हमला कर बैठे। इस विष बादल का अप्रत्याशित रूप से शक्तिशाली मतिभ्रमकारी प्रभाव था। मैगलन ने जहर का बादल छोड़ा, जिससे हमलावर समूह जहर से प्रभावित हो गया। हालांकि इसकी कीमत उसे ईशान के लगातार 2 वारों से चुकानी पड़ी। गहरे बैंगनी रंग का जहरीला बादल और धुंध हालांकि ज्यादातर लोगों की नजरों को अवरुद्ध करने में सक्षम था, लेकिन इसमें ईशान शामिल नहीं था। उसके एनफील्ड ने जेल के पूरे चौथे तल को घेर लिया था, जिससे वह मैगलन की हर हरकत को बारीकी से देख पा रहा था। मैगलन पर ये 2 वार करने के बाद ईशान ने भी एक बात नोटिस की। ऐसा लग रहा था कि मैगलन ने आर्मामेंट हकी का इस्तेमाल नहीं किया। ईशान के वार के बाद उसने बचाव के लिए कोई हकी नहीं इस्तेमाल की, बल्कि पूरी तरह से अपनी ही प्रतिरोधक क्षमता पर निर्भर रहा। यह बात ईशान को हैरान कर गई। मैगलन की ताकत के चलते उसके लिए किसी एडमिरल का सामना करना पूरी तरह संभव था, और ज्यादातर मरीन एडमिरल आर्मामेंट हकी का इस्तेमाल करते। यह अजीब था कि मैगलन ने ऐसा नहीं किया। ईशान को शायद ही पता था कि मैगलन के पास हकी तो है, लेकिन यह थोड़ा अजीब था। शुरुआत में अपनी हकी को जगाकर मैगलन ने ऑब्जर्वेशन हकी की शक्ति हासिल कर ली। अच्छी तरह प्रशिक्षित होने पर ऑब्जर्वेशन हकी के प्रभाव भयानक हो सकते थे। हालांकि मैगलन की शैतानी फल क्षमता की वजह से उसे अक्सर पेट की समस्या रहती थी और वह दिन में 10 घंटे तक शौचालय में बिताता था। वह अपनी हकी शक्ति को विकसित करने के लिए कितना समय निकाल पाता था? इसके अलावा मैगलन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें सीमित जगहें पसंद थीं। इस वजह से उनके शारीरिक गतिविधियों में शामिल होने की संभावना और भी कम हो गई थी। अपने विशाल आकार के साथ साथ गतिशीलता उनकी विशेषता नहीं थी। सरल शब्दों में एक शब्द ही उन्हें वर्णित कर सकता है, बोझिल। यही अजीब वजह थी कि उसकी हकी का इस्तेमाल आम तौर पर नहीं होता था। हालांकि ऑब्जर्वेशन हकी से वह अपने विरोधियों की हरकतों को भांप लेता था, लेकिन मैगलन में हमलों से प्रभावी ढंग से बचने की गति का अभाव था। यह मैगेलन की अंतर्निहित कमजोरी है। उसके डेविल फ्रूट की शक्तियां उसके पूरे शरीर को अत्यधिक विषैला बना देती हैं, और वह किसी भी नजदीकी लड़ाके से नहीं डरता। मूल रूप से अगर वह अपनी ऑब्जर्वेशन हकी को अच्छी तरह विकसित कर पाता तो उसे लंबी दूरी के हमलों से भी डर नहीं लगता। उस स्थिति में मैगेलन की शक्ति आसानी से एक एडमिरल के स्तर तक पहुंच सकती थी। वर्षों से इम्पेल डाउन में कई खतरनाक अपराधी रहे हैं, जिनमें से कुछ के पास हकी था, लेकिन मैगेलन फिर भी उन्हें वश में करने में कामयाब रहा। हालांकि अब ईशान जैसे व्यक्ति का सामना करना, जो तेज है, हकी रखता है और उसके घातक विषैले पदार्थों से नहीं डरता, मैगेलन को अचानक चुनौती भरा लगता है। उसे कुल 2 वार लगे हैं, लेकिन मैगलन अपने शरीर से उन्हें सहने में कामयाब रहा है। हालांकि अब उसका शरीर खून से लथपथ है और चोटें गंभीर हैं। ईशान ने अभी अभी मैगलन पर जो 2 वार किए थे,